तो हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था हमारा? ओके, तो प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है ना? पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है ना, ये दोनों डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट करता है ओ पॉइंट पर। तो बाइसेक्ट्स का मतलब क्या है, हम कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को कि हाँ, एक बात यहाँ पर याद रखना, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए लिखेंगे, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी लिखेंगे, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को सी लिखेंगे और डी का डी लिखेंगे। ठीक है ना? ओके, तो नाउ एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो ओ पॉइंट है, अगर ये क्या होना पड़े, बाइसेक्ट होना पड़े। ठीक है ना? तो हम पहले क्या दिखाते थे, डी ओ इक्वल टू ओ बी, डी ओ इक्वल टू ओ बी, या फिर ए ओ इक्वल टू ओ सी, ऐसा कुछ होता अगर हम जियोमेट्री में इसको प्रूफ करते। तो यहाँ पर हम इस चीज को दिखाने के लिए ना फैक्टर्स का यूज करेंगे। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ओ मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट? ए सी का और डी बी का। ये चीज कब होता है, जब ओ मिड पॉइंट होता है। और बाइसेक्ट्स का मतलब क्या है, वही तो है ना, डी ओ इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ऐसा ही है ना। तो ओ पॉइंट को अगर हम मिड पॉइंट दिखा सके ए सी का और बी डी का, तो हमारा काम हो गया। ठीक है ना? तो कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज लिख लेना कि जो ए डी है ना, ए डी वेक्टर जो है वो बी सी के बराबर है, और ए बी वेक्टर जो है वो भी डी सी के बराबर है। ठीक है ना? ये तो हमारा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है ना, ये हम लिख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पर ए बी और डीसी जो है, सॉरी, ए बी और डीसी जो है वो क्या है, पैरेलल है, होगा ही ना। ए बी और डीसी तो पैरेलल ही है, ये तो प्रॉपर्टीज ये हमारे पैरेललोग्राम का है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना और इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है ना? हम इसको कैसे दिखाएंगे, देखो इस लाइन के बाद, तो हेयर हम ऐसे लिख लेंगे हेयर। ओके, अब इसके बाद देखो ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है बी माइनस ए। जहां पर बी है, बी का पोजीशन वेक्टर कहां से, कुछ ओरिजिन ओ से। ठीक है ना? ये ओरिजिन ओ से इसका, ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये डी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना? ये बी का है और ये सी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है ना? तो बी माइनस या डी सी किसके बराबर है, डी सी देखो सी माइनस डी के बराबर है ना? यहां से देखो एक चीज, इस चीज के उससे मैंने ऐसा लिख लिया, और माइनस को डी इधर माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ऐसा क्यों किया मैंने, देखना, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ओ को अगर पोजीशन वेक्टर, अगर हम ओ को मिड पॉइंट दिखा सके, किसका, ए सी का, ए सी का अगर मिड पॉइंट होना पड़े तो कैसा होना पड़ेगा, ए प्लस सी बाई टू। और बी डी का अगर मिड पॉइंट होना पड़े तो क्या होना पड़ेगा, बी प्लस डी बाई टू। यहाँ पर तो बी प्लस डी है लेकिन नीचे दो नहीं है, या अभी ए प्लस सी है लेकिन नीचे दो नहीं है, तो हम लगा देंगे यहाँ पे, दोनों तरफ लगा देंगे। अगर दोनों तरफ लगा दिया तो ये किसका हो गया, ये किसका डेफिनेशन हो गया, बी प्लस डी बाई टू। देखो बी प्लस डी बाई टू, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, ये पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे। मैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट का है, ये ए बी, सॉरी बी डी का। और ए प्लस सी बाई टू, ये किसका है, ए सी का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गई ना। ये तो पोजीशन वेक्टर है किसका, बी डी का, ये पोजीशन वेक्टर है किसका, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का। तो दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम आ गया, मतलब ओ जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है, बी डी का भी मिड पॉइंट है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना? देयरफॉर ओ इज द, हम क्या लिखेंगे लास्ट लाइन पे, ओके, देयरफॉर, हाँ यहाँ पर लिखेंगे ए सी एंड बी डी bisects each other at O।
ठीक है ना, इस O पॉइंट पर दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब जो मैं बी ए लिख रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर लिख लेना, हेयर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ PV of A B C D B स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d, ये लिख लेना साइड में। इसके बाद हेयर में आना, ठीक है ना। ये लिखने के बाद हेयर AD इक्वल टू BC AB पैरेलल DC, ये लाइन यूज कर लेना क्योंकि ये तो प्रॉपर्टीज है ना पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और क्वेश्चन है, और देखते हैं क्वेश्चन लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो इसके बाद हम आएंगे एक और क्वेश्चन पे, जो कि ओके 5 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्या बताया है हमारा। 5 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं हमको कि प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल ABC, किसी भी ट्राइंगल अगर ABC है, जो मैंने तुम लोगों को कोसाइन फॉर्मूला बोला था ना, साइन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला जो बताया था मैंने, शायद वेक्टर या 3D में कुछ पार्ट में बताया था मैंने। तो प्रूव दैट इन ए ट्राइंगल ABC cos ऑफ A इक्वल टू, हमको बोला गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ BC। तो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल तुम मान लो ऐसा ABC, और हमको बोला गया cos A लो तुम, cos A। इसको याद रखने का टेक्निक भी दिया था मैंने कि जो एंगल फॉर्म कर रहा है, और एंगल फॉर्म कौन कर रहा है, AB और AC, तो AB का साइड B लो, AC को C मान लो, और सामने वाले को A मान लो, ठीक है ना। तब हम क्या करते हैं, साइड फॉर्म करने वाला जो B है, B और C, इन दोनों का स्क्वायर तुम ऐड कर दो और माइनस कर दो स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ BC लिख दो, है ना, ऐसा था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल लॉ का अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो पहले हमने इसको A वेक्टर मान लिया, इसको C वेक्टर, इसको तुम हाँ ऐसे मान लो A B C, ठीक है ना। ये ट्राइंगल लॉ क्या बोलते थे हमको देखना आंसर में, सॉल्यूशन में, बाय ट्राइंगुलर लॉ। जो वेक्टर एडिशन का ट्राइंगुलर लॉ था ना, देखना हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस AC, तो ऐसे BC प्लस CA इक्वल टू, हम AB लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, BC प्लस CA इक्वल टू AB, ऐसा ट्राइंगुलर लॉ था हमारा। तो सॉरी मैंने गलती लिखा यहाँ पे, ये AB तो नहीं होगा ना, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था OA प्लस, ऐसा था ना ट्राइंगुलर लॉ, हमने जब भी ट्राइंगुलर लॉ डिस्कशन किया था ऐसा था, OA प्लस AB इक्वल टू दिस था, है ना, OA प्लस AB इक्वल टू OC, ऐसा था ना, मेरा गलती हुआ था ये। तो ये क्या होगा, BC प्लस CA, BC प्लस CA इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, BA लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, BA लिखेंगे। अब देखना BC का मतलब क्या है, A वेक्टर है, तो लिखना यहाँ पे A वेक्टर प्लस CA मतलब B वेक्टर, और BA का मतलब है कौन सा, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, ठीक है ना। C वेक्टर जो है A से B तक है, ठीक है ना, लेकिन हम ले रहे हैं BA, तो उल्टा होगा ना डायरेक्शन उल्टा होने पर एक माइनस साइन आता है, तो आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इधर अगर तुम इसको लेकर आओगे तो तुमको मिलेगा A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, B प्लस C को इधर रख लेंगे, ये क्राइटेरिया है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा ताकि हमको B स्क्वायर C स्क्वायर मिले, दोनों तरफ स्क्वायर करने वाले हैं हम, क्योंकि नीचे कौन है, ट्वाइस BC है ना। अगर तुम A स्क्वायर को भूल जाते हो तो क्या मिलता है, B स्क्वायर C स्क्वायर ट्वाइस BC, ऐसा कहाँ पे मिलते हैं, इस फॉर्मूले में मिलते हैं ना, B प्लस C होल स्क्वायर में, B स्क्वायर प्लस ट्वाइस BC प्लस C स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला कहाँ पे मिलते हैं, इस फॉर्मूले में ही मिलते हैं ना, B प्लस C होल स्क्वायर में।
तो हम b प्लस सी को इसलिए लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं क्योंकि रिजल्ट में ना बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ट्वाइस बी सी है, इसलिए हम इसको इधर रख के a को उधर ले जा रहे हैं। वरना तुम लोग बोल सकते हो कि हम तो a प्लस बी को भी इधर रख सकते हैं, सी को उधर ले जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम डेफिनेशन में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे कौन है, ट्वाइस बी सी। तो हम b प्लस सी को रखेंगे ताकि हम दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये दोनों टर्म वहाँ पर हमको मिले, ठीक है ना। तो a को उधर ले जाओ, ये हो गया माइनस ऑफ a, ठीक है ना। इसके बाद इन दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ तुमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ऐसा है ना। और इधर क्या हो जाएगा, ओके एक बात याद रखना, हम स्क्वायर करने पर तो मैग्नीट्यूड आएगा, ट्वाइस ऑफ बी सी को मल्टीप्लाई मतलब ऐसा बी डॉट सी, क्रॉस नहीं लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है ना। ये हम स्क्वायर जब करेंगे, क्योंकि स्क्वायर बोल रहे हैं ना हम, इसको अगर स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, तो ये स्क्वायर इसका कब होता है कि हमने बोला a डॉट a करने से ही तुमको a स्क्वायर मिलेगा। तो इसका स्क्वायर करने पर तुमको क्या मिलता है, a डॉट a, ऐसा ही है ना, a डॉट है ना। मतलब इसका मतलब ये कैसे हो गया, b प्लस सी डॉट b प्लस सी, ऐसा है ना। b से b का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो b स्क्वायर, b से c का करोगे तो b डॉट c आता है, c डॉट b आता है, तो ट्वाइस b डॉट c कम्यूटेटिव होता है ना, c डॉट b आएगा, एक आएगा b डॉट c, तो तुमको मिलेगा ट्वाइस b डॉट c। और c स्क्वायर कब मिलेगा, c डॉट c मतलब c स्क्वायर, इसलिए डॉट आया है यहाँ पर, क्रॉस नहीं, ठीक है ना। स्क्वायर करने पर ये कब मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट करने पर ही मिलेगा ना, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हम क्रॉस क्यों नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते क्योंकि स्क्वायर करने पर तुमको डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर करने पर ही ऐसा रिजल्ट मिलेगा ना, इसलिए लिखा है ऐसा। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड तो a ही है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो b का मैग्नीट्यूड तो b स्क्वायर ही है, c का मैग्नीट्यूड तो c स्क्वायर। अब देखो b डॉट c, b वेक्टर और c वेक्टर, इन दोनों का बीच का एंगल को मान लो थीटा, ठीक है ना। इसको हम मान रहे हैं थीटा, मान रहे हैं, ओके। तो अब मुझे बताओ ये थीटा का वैल्यू कितना है। हम तो ये एंगल नहीं जानते, ये भी नहीं जानते, लेकिन तीनों का समेशन करने पर ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल का समेशन तो 180 होता है। तो 180 में से ये बी डॉट सी है ना, बी डॉट सी का मतलब क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और कोसाइन ऑफ क्या आता है, बीच का एंगल थीटा। तो बीच का एंगल को थीटा मान रहे हैं हम, कॉस थीटा, बीच का एंगल थीटा है ना, ठीक है ना। और ये थीटा में ना पाई माइनस, ओके एक सेकेंड, ओके यस राइट। तो ये थीटा है, तो थीटा को कैसे फाइंड करोगे, बी और सी के बीच का एंगल कौन है, थीटा है, ठीक है ना। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इस लाइन को हम इधर खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं वो देखना ध्यान में। तो b वेक्टर इधर है क्योंकि एंगल ये एक्चुअल एंगल ये नहीं है, वेक्टर में थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे c से ना ये इधर a पॉइंट है, मान लो ये a पॉइंट है, ये c पॉइंट है, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। अब देखो c से ये a तक है, ये a है, और इधर मैंने लाइन को खींच दी, मतलब c से ये जाके पूरा कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर है, और ये इधर c वेक्टर इधर है, ठीक है ना। ये एंगल है इन दोनों के बीच का, एक्चुअल एंगल ये है, समझ रहे हो बात। यहाँ पे जो हम ये एंगल को थीटा मान रहे हैं ना, ये इसका एक्चुअल एंगल नहीं है। बी वेक्टर सीधा सीधा जा रहा है, सी वेक्टर इधर आ रहा है, तो इस दोनों लाइनों का जो ओरिजिनल एंगल है ये ए है, ठीक है ना। ये एंगल इसका एक्चुअल एंगल है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो उसी बेस पे अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन में 180 रहता है, तो 180 में से थीटा को हटाओगे तो ये मिलेगा ना, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन तो वही था कि बीच का एंगल लिख दो, लेकिन बीच का एंगल तो थीटा नहीं है ना, बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। हालांकि रिजल्ट तो सेम ही आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ये पाई माइनस थीटा होना जरूरी है, ठीक है ना। अगर तुम लोग कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दोगे
तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड बी सी, ये हो गया कॉस। देखो पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, कॉस क्या है, निगेटिव है, तो हम कॉस निगेटिव ले रहे हैं यहाँ पे। तो निगेटिव होने पर ये साइन निगेटिव हो जाएगा, है ना। इधर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर पहले से ही है, मतलब का ए स्क्वायर। तो cos थीटा अगर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस रह जाता तो गलत ही हो जाता है ना, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ता है, पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। ये तो ओरिजिनल एंगल वही है, दो वेक्टर के बीच का एंगल तुमको ऐसे ही निकालना है, यही दोनों वेक्टर का बीच का एंगल है, ये नहीं है एक्चुअल एंगल, ये नहीं है, सीधा सीधा ऐसे जाओगे ये दोनों का एंगल है, ये नहीं है। लाइंस और एंगल्स में भी हम जब सीखते थे तब भी ऐसा हुआ था, एंगल का कंसेप्ट में तुम लोग सीखते थे ना, दोनों लाइनों का बीच का एंगल कौन सा होता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद इस लाइन के बाद देखते हैं ऊपर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से तुम लोग cos थीटा का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से इस चीज को उधर ले जाओ या फिर तुम इसको उधर ले जाओ, तो लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। और राइट हैंड साइड में तो ये चीज रहेगा ना, ट्वाइस ऑफ बी सी cos थीटा, है ना। तो इधर से cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ट्वाइस बी सी से डिवाइड हो जाएगा ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बी सी। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जो भी एंगल दे रहा है हमको निकालने के लिए, इस एंगल मतलब cos थीटा लिख रहे हैं ना हम, तो cos ऑफ ए मान लो, थीटा की जगह तुम ए भी लिख सकते हो, यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि हम थीटा नहीं मानकर चलेंगे, यहाँ पे ए ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कोसाइन ए आ गया क्योंकि फॉर्मूला में ए दिया है शायद, इसलिए मैंने ऐसे लिया, ठीक है। तो ये आ गया। रिजल्ट कैसे याद रखोगे, cos ए दिया है, इस एंगल को फॉर्म करने वाला लाइन को देखो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, तो दोनों लाइनों का साइड का लेंथ का स्क्वायर लिख दो, इसका है सी, इसका है बी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया। और इस एंगल के फ्रंट लाइन जो है इसके सामने बी सी है, तो उसको हटा दिया, माइनस ए स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे 2 लगा दो और दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, ठीक है ना। एंगल फॉर्म करने वाली लाइन का प्रोडक्ट लिख दो, मैंने दिया है ये चीज, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे प्रॉब्लम में और बात करते हैं, ठीक है ना, आगे देखते हैं और प्रॉब्लम्स। ओके नाउ, तो ये समझ में आया होगा तुम लोगों को, बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन cos A को cos B दे सकता है, sin B दे सकता है, तब भी तुम लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से। तो इसके बाद हम एक रिजल्ट लिखेंगे, ओके। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, 6 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर दिया गया कि फॉर एनी वेक्टर ए, for any vector a, prove that क्या प्रूव करने के लिए बोला गया कि a इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप, साथ में और एक आई कैप, प्लस ए वेक्टर डॉट जे कैप, साथ में और एक जे कैप, प्लस ए डॉट के, साथ में और एक के वेक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम ए को नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, ले ए वेक्टर को हम मान लेंगे ऐसे, A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो नाउ ये देखो, ए वेक्टर के साथ अगर हम आई के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए का मैग्नीट्यूड लिख दो यहाँ पे, A1 आई कैप, ए वेक्टर को लिख दो यहाँ पे, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, आई कैप का। तो देखो हमेशा आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 होता है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, A1 आई डॉट प्रोडक्ट है ना, तो A1 आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा
ए डॉट जे, तो ए डॉट जे लिखोगे तो जे ही बचेगा ना, बाकी तो कोई नहीं बचेगा, तो A2 बचेगा यहाँ पे। इसके बाद ए के साथ के कैप को रखोगे डॉट प्रोडक्ट में तो तुमको A3 मिलेगा, हो गई ना बात। तो देयरफॉर ए वेक्टर को हमने ऐसा माना था, तो A1 की जगह तुम ये रख सकते हो, A2 की जगह ये लिख सकते हो और A3 की जगह ये लिख सकते हो, तो इसको 1 मान लेना। देयरफॉर 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप, ये लिखा मैंने A1 वेक्टर डॉट आई कैप, इसकी जगह A1 की जगह ये रख दी, साथ में आई कैप पहले से ही है। A2 का मतलब है ये, जे कैप के साथ करने पर A2 मिलता है, तो ये हो गया जे कैप और एक हो गया के कैप, तो ये हो गया के कैप। तो ठीक है ना, ये सारा प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया, से प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। अगर हम और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ओके, रखते हैं।